नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर देखने जा रहे हैं आप। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दूं। रायगढ़ जिले के भूदेवपुर रेलवे स्टेशन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन के एसी कोच में आग लग गई। हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस भूदेवपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, तभी ट्रेन को अचानक रोका गया। ट्रेन के एसी बोगी से धुआं निकल रहा था। ट्रेन हावड़ा से शिरडी जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेन को रवाना किया जा चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल तिवारी जुड़े हैं। युगल, क्या हुआ था? जी कमर सिंह, देखिए ये रायगढ़ के भूदेवपुर रेलवे स्टेशन घटना है जब ट्रेन वहां से गुजर रही थी। इसी दौरान एसी बोगी से अचानक धुआं है और कुछ आग की लपटें दिखाई दी। आनंद फानंद में ट्रेन को वहां पर रोका गया और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और वहां पर जो है वो ट्रेन रुकने के बाद पूरी जो ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जो एसी बोगी में है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसे कंट्रोल कर लिया गया है। और उसके बाद जो गाड़ी है शिरडी हावड़ा एक्सप्रेस, उस पर ये घटना हुई थी। उसे जो है आग पर काबू करने के बाद जो है गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। लेकिन इस बीच 1 घंटे तक पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मची रही। और हालांकि इस घटना की सबसे सुखद पहलू है कि कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और समय रहते हुए वहां पे लोगों ने उसको देख लिया और ड्राइवर भी सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को वहां पर रोका। उसके बाद पूरे आग पर काबू पाई गई। जी चलिए युगल, तो ड्राइवर की सतर्कता की वजह से ये पूरा जो मामला था, हादसा था, वो बड़ा हादसा टल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरों से। तो आइए शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। पवई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रहलाद सिंह लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी नेताओं के विधानसभा स्पीकर के फैसले पर उठाई जा रही आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी विधायक की सदस्यता खत्म किए जाने के पीछे बीजेपी नेताओं के कारनामों को जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक बीते 15 सालों में बीजेपी नेताओं ने जो कारनामे किए हैं, उसके नतीजे अब निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके सदस्यों के कारनामे थे, वो अब उभर के आएंगे। ये आज क्या, हाँ, हर हफ्ते आएंगे, हर महीने आएंगे। इसको कोई रोक तो सकता नहीं है ना। देखिए, सरकार हमेशा बहुमत में थी। जब स्पीकर का चुनाव हुआ, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, हमने तो पिछले सेशन में भी वोट करवा दी। तो सरकार तो हमेशा बहुमत में थी। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार पहले दिन से पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और झाबुआ की जीत के बाद प्रदेश की जनता ने सरकार के कामकाज पर अपनी मोहर लगा दी है और आने वाले दिनों में कई और नेता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। जस्टिस अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। जस्टिस अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 25वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले मित्तल मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। राजभवन में आयोजित शपथ समारोह में मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, मंत्री पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह, विवेक तनखा समेत कानून जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। राजभवन में सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित हुए कार्यक्रम में जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने शपथ ली। सिवनी में एक दंगल के मैदान में खिलाड़ी की मौत होने की घटना सामने आई है। ये पूरी घटना कोरई थाने के बेलपेट गांव की है, जहां पर देर रात एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया था और इस दंगल में दम दिखाने के लिए सिवनी के पहलवान सोनू भी पहुंचे हुए थे और सोनू का मुकाबला जौलपुर के एक पहलवान से रखा गया था। महज 2 मिनट की कुश्ती के दौरान अचानक सोनू को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया और इस बात का फायदा उठा के दूसरा पहलवान ने कुश्ती जीत ली। जब सोनू होश में नहीं आया तो उसके साथी उसे जिला अस्पताल ले गए और इसी दौरान उसकी मौत हो गई और इस घटना के बाद से खेल प्रेमियों में काफी निराशा है। ग्वालियर में 6 राज्यों के एनएसएस कैडेट यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। नेशनल कैंप चल रहा है और इसमें लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। दिल्ली के लिए परेड जो होगी, उस परेड के लिए इनमें से कैडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा
दूर दूर से ये कैडेट्स आए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार ये अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक जो वेशभूषा है उसके जरिए संदेश दे रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का संदेश दे रहे हैं। ये नेशनल कैडेट्स साफ तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से वो अलग अलग राज्यों से आकर अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में आसपास का जो कचरा है और पर्यावरण का संदेश है वो दे रहे हैं, तो आम लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेते हुए जागरूक होना चाहिए ताकि उनका शहर, उनका राज्य और देश स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार कर पाए। कुंभराज में गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर आपसी तनातनी शुरू हो गई है। भूमि पूजन को लेकर शुरू हुए इस विवाद में पूर्व भाजपा विधायक ममता मीना और वर्तमान कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। बताया जा रहा है कि 6.5 करोड़ के लागत से बनने वाले इस कॉलेज में अब श्रेय की राजनीति लेने के लिए दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। ममता मीना का आरोप है कि 3 अक्टूबर 2018 मतलब तत्कालीन शिवराज सरकार में इस कॉलेज का भूमि पूजन किया गया था, लेकिन अब लक्ष्मण सिंह ने इस कॉलेज का दोबारा भूमि पूजन किया है। दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए हैं, दोनों ही कद्दावर नेता है। ऐसे में राजनीति किस ओर जाती है ये आने वाला समय बताएगा। बैतूल के लालावाड़ी गांव में पति पत्नी के बीच हुआ विवाद उनकी 2 बेगुनाह मासूम बच्चियों की मौत का कारण बन गया। बीती रात पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति गुस्से में घर छोड़कर कहीं निकल गया और पत्नी भी गुस्से में अपनी दोनों मासूम बच्चियों को लेकर गांव के बाहर एक कुएं के पास गई। महिला ने पहले अपनी दोनों बच्चियों को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद खुद भी कुएं में कूद गई। हालांकि महिला कूदने के कुछ ही देर बाद कुएं के बाहर आ गई और बच गई, लेकिन अपनी दोनों बेटियों को वो नहीं बचा सकी। जब तक वो ग्रामीणों को सूचना देती काफी देर हो चुकी थी और दोनों मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। आज सुबह दोनों बच्चियों के शव कुएं से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस पूरी घटना के पीछे पति के विवाहेतर संबंध जिम्मेदार हो सकते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में पति पत्नी दोनों से बात की जाएगी, लेकिन दोनों बच्चियों की हत्या के आरोप में महिला पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले का जिम्मेदार महिला को ही बताया गया है। कार्तिक मास का मेला प्रारंभ होने को है और यहाँ पर पाटोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और आज यहाँ पर प्रातःकालीन आरती मंडल के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ को यहाँ पर अन्नकूट का प्रसाद 56 भोग की तरह लगाया गया है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ पर अर्पित किए गए हैं। भगवान को ये नैवेद्य अर्पित किया गया है और जिस तरीके से भगवान कृष्ण को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, 56 भोग का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में विभिन्न प्रकार के भोग यहाँ पर लगाए गए। इसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं, कई प्रकार के व्यंजन है, खीर है, पूड़ी है और कई तरह की सब्जियों से मिलाकर के यहाँ सब्जी भगवान को भोग लगाई गई है। प्रतिवर्षानुसार यहाँ पर प्रातःकालीन आरती मंडल इस तरह का आयोजन करता आ रहा है और ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार 56 भोग लगाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ को इस तरह का भोग लगाया जाता है ताकि भगवान प्रसन्न हो और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे। लोक आस्था के महापर्व का जो आखिरी दिन है, जहां पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर के इस पर्व का समापन किया गया और लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि बहुत ही कठिन व्रत होने के बावजूद देवी मैया ने उन्हें शक्ति दी, छठी मैया ने और भगवान भास्कर ने भी उन्हें शक्ति दी कि वो ये व्रत कर सके। शीतलदास की बगिया का ये नजारा है जहाँ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हर परिवार से आए हैं, हर वर्ग और हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज इस पर्व का समापन समारोह हुआ और खास करके जो एक भाव था, श्रद्धा भाव, भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद जो खुशी होती है वो उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। साल दर साल यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है, लोगों का उत्साह बढ़ता जाता है और खास बात ये रही कि इस बार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम पाए गए, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई गई और इसी की वजह से ये जो त्योहार है हंसी खुशी संपन्न हुआ। लोगों के चेहरे पर भी एक खुशी देखने को मिल रही है और यही दुआ कर रहे हैं वो कि अगले साल भी जब ये छठ पर्व आए तो इसी तरह हंसता खेलता हुआ परिवार उनका आए, सुख समृद्धि की मनोकामना लेकर के आते हैं, भगवान उसे पूरा करे और इसी तरह सुख और शांति के साथ ये पर्व संपन्न हो जाए। धान खरीदी के मसले पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते टकराव के बाद अब राज्य सरकार ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से मुखिया भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस
दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन करेगी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश के लाखों किसानों से चिट्ठी लिखवा के, प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखवा के पीएमओ हाउस लेके जाएगी और दिल्ली में जाके आंदोलन करेगी। उससे पहले 5 से लेकर 12 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉकों में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस घर घर पॉम्पलेट बांट के, रैलियां निकाल के, सभाएं करके केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। और 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ से, रायपुर से दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा। 13 नवंबर को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अगुवाई में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, पीएल पुनिया की अगुवाई में तमाम नेता, छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक, सांसद और किसानों के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस दिल्ली कूच करेगी और दिल्ली में जाके एक बड़ा आंदोलन 15 नवंबर को करेगी। बहरहाल किसानों के मुद्दे पे आर पार की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी तो आने वाला वक्त तय करेगा, मगर इतना तो तय है कि राज्य और केंद्र के बीच इस तरह से टकराव के बाद इस तरह से आंदोलन का ऐलान निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की ओर से पहली बार किया गया है। धमतरी के विधायक रंजना साहू ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को पत्र लिखकर जो किसानों की समस्या है उस पर ध्यान आकर्षित किया है और अपनी मांगे रखी हैं। मांगे क्या हैं? मांगे ये कि समय पर किसानों का धान खरीदा जाए, यानी कि 1 दिसंबर से पहले 15 नवंबर से ही धान खरीदी की जाए। दूसरा, जो असमय बारिश के चलते फसल खराब हुई है उसके लिए क्षतिपूर्ति किसानों को दिया जाए। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में किसान प्रमुख हो गए हैं, सियासत में भी और अर्थव्यवस्था में भी। राज्य सरकार एक तरफ केंद्र शासन को दोषी बनाकर, निशाना लगाकर किसानों का खुद को हितैषी बताने की कोशिश कर रही, वहीं इस बीच भाजपा की रंजना साहू जो विधायक धमतरी है वो भी इस मामले में खुद को किसानों का हितैषी साबित करने की कोशिश कर रही है। आखिर ये सब क्यों? इन प्रयासों का, इन चिट्ठियों का सरकार पर क्या असर होगा? राज्य सरकार का केंद्र सरकार के खिलाफ मूवमेंट का क्या असर होगा? इससे किसानों को लाभ मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल और तमाम नेता इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात करेंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर की, क्योंकि वो आजकल सफाई अभियान कर रहे हैं और अधिकारियों पर गाज गिरी है, क्योंकि मंत्री के सफाई अभियान के बाद ये कार्रवाई हुई है। निगम कमिश्नर और कलेक्टर की कार्रवाई हुई है, तो मंत्री के सफाई अभियान के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। निगम कमिश्नर और कलेक्टर की ये कार्रवाई है। ZOHO 2 WHO निलंबित कर दिए गए। PAE के एक इंजीनियर को भी निलंबित किया गया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई की थी, निरीक्षण के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। ये देखिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर नाले में उतरकर किस तरीके से सफाई कर रहे थे, लेकिन वहां पर कोई भी निगम का कर्मचारी मौजूद नहीं था। हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, ये जो सफाई अभियान कर रहे हैं मंत्री जी, ये क्यों कर रहे हैं और अब कार्रवाई क्यों की गई है लोगों पर? देखिए, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने इलाके में लगातार 5 दिनों से सफाई अभियान में जुटे हुए हैं और इनके इलाके में जहां भी गंदगी है या साफ सफाई का अभाव है वहां ये पहुंच रहे हैं और लोग जब इनसे शिकायत करते हैं तो खुद ही सफाई करने के लिए उतर जाते हैं। पिछले 3 दिनों में लगातार इन्होंने अपने इलाके में नालों की सफाई की है, वहीं रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर टॉयलेट की सफाई तक की है। तो ऐसे में जिन इलाकों में आज लाइन नंबर 1-2 में जिन इलाकों में 4 फीट गहराई के गड्ढे, जहां सीवर पूरी तरह से चौक था, लोग परेशान थे, पानी भरा हुआ था, उन इलाकों में जब सफाई नहीं हुई, पिछले 4 दिनों से मंत्री जी के निर्देश के बावजूद सफाई नहीं हुई, तो जो उस इलाके के अधिकारी थे, जोनल ऑफिसर से लेकर HO, WHO, इसके अलावा और जो PAG के इंजीनियर हैं, उन लोगों को निलंबित किया गया है। 5 लोग हैं कुल मिला के जिनकी जिम्मेदारी इसमें तय की गई थी। तो कलेक्टर और नगर निगम के कमिश्नर ने मिलकर ये कार्रवाई की है, क्योंकि 5 दिनों से लगातार मंत्री जी अपने इलाके में सफाई अभियान कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था जो नगर निगम की लचर है उसको सामने ला रहे हैं। और सामने ये भी आ रहा है कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं
वो नहीं आते, अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए नहीं आते, तो इस तरह की शिकायत और मंत्री जी के सफाई अभियान के बाद कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई की है। सुशील, शासन और प्रशासन में तालमेल बहुत जरूरी है। आपने कहा कि कई बार कहा गया था कि साफ सफाई यहां पर होनी चाहिए, और जब कर्मचारी नहीं सुनते हैं तो मंत्री जी खुद उतर जाते हैं सफाई करने के लिए मजबूरन। क्या माना जाए कि बहुत गैप है क्या मंत्री जी और अधिकारियों कर्मचारियों में? प्रशासन सुन नहीं रहा है सरकार की? देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए ग्वालियर नगर निगम में, अभी महापौर नहीं है, महापौर जो थे वो जीतकर सांसद बन गए हैं। यही वजह है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं और तमाम जो व्यवस्था है, शायद उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के हैं, और बहुमत जो है नगर निगम में वो बीजेपी का है। तो कहीं ना कहीं अफसरों की और जो राजनीतिज्ञ है, जो सियासतदान है, उन लोगों के बीच खींचतान चल रही है। यही वजह है कि इस तरह के नजारे देखने के लिए मिल रहे हैं कि शहर में कई जगह सफाई नहीं है, कई जगह सीवर चौक है, कई जगह सड़कें उधड़ी हुई है। तो इन पर नगर निगम का ध्यान नहीं है, इस तरह की चीजें सामने आ रही है। और जब मंत्री जी लगातार ये हिदायत दे चुके हैं कि 1 महीने तक लगातार वो सफाई अभियान करेंगे और ये बताएंगे कि नगर निगम जो है काम नहीं कर रही है, सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी जो मॉनिटरिंग का काम है वो नहीं कर रहे हैं, तो वो लगातार अभियान पर निकले हुए। यही वजह है कि मंत्री जी के अभियान का असर ये हुआ है कि जो इलाके के जोनल ऑफिसर है वो निलंबित हो गए हैं। इनके अलावा 4 और जो अधिकारी हैं वो निलंबित हो गए हैं। सफाई कर्मियों को नोटिस दिए गए हैं। कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर वो कार्रवाई के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने जरूर मंत्री जी के सफाई अभियान पर तंज कसा है और कहा है कि अगर सभी जन बिल्कुल, तो इस सफाई अभियान पर सियासत भी जारी है और कार्रवाई भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका। और चलिए फिर से देखते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। ग्राम गगरिया खमरिया में जो है गायों की मौत का मामला सामने आया है। अभी तक जो है इसकी संख्या 20 से अधिक बताई जा रही है और उसमें 30 से 35 गाय जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार फिलहाल किया जा रहा है। बताया इसको जो वजह है वो ग्रामीणों के माध्यम से जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो कीटनाशक युक्त पैरा है जो इसके खाने के बाद से मवेशियों की तबीयत जो है बिगड़ी हुई है, उसमें 20 से अधिक गायों की मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि किसान ने, जो गाँव का किसान है, उसने जो धान की फसल थी उसे उगाने के लिए जो है अधिक मात्रा में जो कीटनाशक का उपयोग उसने किया था, जिसका पैरा मिसाई के बाद जो है खलिहान में रखा हुआ था, जिसे खाने के बाद बताया जा रही है कि गायों की तबीयत एक के बाद एक बिगड़ती गई और बीती रात से जो है ये गायों की जो मौत का सिलसिला है वो शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। जैसी मामले की जानकारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पशुपालन विभाग को हुई है और वो तत्काल मौके पर पहुँचकर घायल जो गाय है, बीमार जो गाय है, उनका उपचार कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के इकलौते मेडिकल अस्पताल का आलम यह है कि पूरा अस्पताल अब भगवान भरोसे चल रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और जो फ्रीज़र है जहाँ सौ रखा जाता है, उसकी स्थिति ये है कि फ्रीज़र ख़राब हो चुके हैं और वहाँ जो सौ रखा जाता है उसमें अब चींटियाँ आने लगी हैं। और लगातार ये जो कहानी है वो पिछले कई दिनों से चली आ रही है। ना प्रशासन को इसकी चिंता है, ना ही अस्पताल प्रबंधन को। इसका पूरा खामियाजा मरीज और मरीज के परिजनों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि जब भी कोई बड़ा एक्सीडेंट का मामला आता है और ऐसे मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ के जो वार्ड बॉय हैं एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं। 30 साल देश सेवा करने के बाद गांव पहुंचे जवान को भूतपूर्व सैनिकों ने जोरदार स्वागत किया है। जवान ने गांव पहुंचने के बाद अपनी जमीन वृद्धाश्रम के लिए दान दे दी है, जिसमें वृद्धाश्रम बनाकर समाज सेवा की जाएगी। वहीं अपनी आधी पेंशन वृद्धाश्रम को देने का ऐलान किया है, जिसके बाद उनके साथी भूतपूर्व सैनिकों ने भी इसका सम्मान करते हुए इसमें पूरी तरीके से मदद करने, आर्थिक रूप से सहायता करने की बात कही है। और बलौदा बाजार से खबर यह है कि हाथियों का दल अब पलारी पहुंच चुका है। रोहानसी और बलौदी गांव हाथियों का दल पहुंच चुका है। हाथियों को खदेड़ने में ग्रामीण लगे हुए हैं और वन विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। फसलों को ये हाथियों का दल जो पहुंचा हुआ है, इससे फसलें ज्यादा नुकसान हो रहे हैं फसलों का। और फिलहाल जो ग्रामीण हैं वो लगातार अपने इलाके से हाथियों के दल को खदेड़ने में जुटे हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।